एक न्यूज चैनल एवं पत्रिका ने एक ब्लैकमेलर एवं अपराधी किस्म के व्यक्ति पुष्प शर्मा, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा पहले से कई संगीन अपराध दर्ज हैं तथा जिसने पूर्व में पतंजलि योगपीठ संस्थान के कई कर्मचारियों को लाखों रुपए प्रलोभन देकर झूठे बयान देने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है एवं इसके लिए भी मिस्टर पुष्प शर्मा पर केस चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार पुष्प शर्मा के 10-12 ठिकानों पर छापे मारकर इस नाम के व्यक्ति की तलाश कर रही है तथा वो फरार है। पुष्प शर्मा द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्रों एवं उसकी साजिश के बारे में स्वामी रामदेव जी द्वारा पूर्व में एक विशेष संवाददाता सम्मेलन द्वारा मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी दी गई है। ऐसे ब्लैकमेलर एवं आपराधिक किस्म के व्यक्ति की झूठी स्टोरी को एक चैनल द्वारा चलाने का सीधा मतलब है कि इस पूरी स्टोरी को ये चैनल एवं पत्रिका हमसे शत्रुता रखने वाले किसी प्रभावशाली व्यक्ति से साठ-गांठ करके किसी साजिश के तहत हमारे संस्थान एवं संगठन को बदनाम कर रहे हैं। चैनल द्वारा हमारा पक्ष जाने बिना एवं दिखाए बिना इस तरह के व्यक्ति के आधार पर स्टोरी चलाना और हमसे किसी प्रकार का संपर्क किए बिना इस तरह की झूठी खबर चलाना कि हमने संपर्क किया पर कोई जवाब नहीं मिला और लोगों में जानबूझकर भ्रम फैलाने की साजिश है। मीडिया का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तथा समाज में भी इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पद्धति थी पहले सब लोग भूल करके केवल पाश्चात्य देशों का जो परंपरा है उसके ऊपर क्यों इतना लिटरेचर लिखा जा रहा है। भारतीय संस्कृति के ऊपर जो आक्रमण विदेशी लिटरेचर के माध्यम से हो रहा है। मॉर्निंग में हम लोग एक सेशन कर रहे थे जिसमें डिस्कस हो रहा था कि जो महिलाओं के ऊपर लिटरेचर लिखा जाता है वो भी अपनी एक परिभाषा के साथ लिखा जाता है। तो साहित्य भी एक कॉमर्स, एक धंधा हो गया है। उस हिसाब से कि साहित्य किताब कितनी कॉपियां बिकेंगी उसके हिसाब से उसका कवर कैसे बनना चाहिए, उसकी छवि कैसे होनी चाहिए, किताब के अंदर क्या शब्द लिखे गए हैं, किस दिमाग का यूज किया गया है, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं होती, बल्कि किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, किस तरह का प्रदर्शन किया गया, चाहे महिला का हो चाहे आदमी का हो, फिक्शन काल्पनिक जो कथाएं लिखी जाती हैं उसके लिए आजकल हमारा लिटरेचर जो मशहूर हो रहा है वो बबल की तरह है, एकदम फूलता है फिर बैठ जाता है। तो बाबा जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस विषय पर भी थोड़ा अगर बताएं कि भारतीय जो हमारा अपना लिटरेचर है, जो अपना साहित्य है, उससे न केवल एक भारत की परंपरा आगे बढ़ती थी, एक भारत की कला क्षेत्र आगे बढ़ती थी, एक कला भारत जो सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था उसको मान करके चलते थे कि सबसे अच्छा देश हमारा है, वहां भारतीय लिटरेचर नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमने इंग्लिश लिटरेचर है, यूरोपियन लिटरेचर है, परंतु भारतीय साहित्य भी कोई चीज है कहीं नहीं है। वो मैथिली शरण गुप्त कहाँ गए, वो जयशंकर प्रसाद कहाँ गए, वो तुलसीदास कहाँ गए, वो इस तरह के जो लोग आते थे पुराने जमाने के अंदर, उस तरह के नाम भारत से गायब हो गए। अभी तो आपको हर तरह के लोग 35 साल के लोग सेक्स के ऊपर लिख देंगे, महिलाओं के ऊपर लिख देंगे, वो एक लिटरेचर बन गया। तो इसके पीछे क्या है, उसकी क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या ये जरूरी है या आगे ही बढ़ना है कि आज से 15 साल बाद ये भी नहीं पता होगा किसी को कि भारतवर्ष के अंदर महाभारत नाम का भी एक काल में लिखा गया है, या रामायण किसी ने देखी है कि नहीं देखी है, या गीता के 18 अध्याय में क्या लिखा है। आजकल के बच्चों को ये सब लिटरेचर पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि उस लिटरेचर की जरूरत है या नहीं है इसके बारे में भी लोग नहीं जानते। उस लिटरेचर के अंदर क्या साइंस है, क्योंकि हमारा हर लिटरेचर विश्व के अंदर जो लिखा गया है उसके अंदर कुछ ना कुछ साइंटिफिक सोचना है। विचार मॉडर्न थे उस वक्त के अंदर, परंतु आजकल उस लिटरेचर को किसी भी प्रकार से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं किया जाता है। तो बाबा जी मैं बीच में नहीं रहूंगा क्योंकि आपके भक्त और आपके चाहने वाले यहाँ पर बहुत हैं, परंतु ये जरूर है कि आज जो देश में हो रहा है उसके ऊपर आपके
क्या विचार है और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। टैक्स, सेक्स, पॉलिटिक्स, बहुत कुछ बताया प्रभु जी ने। आज का विषय है भारतीय साहित्य की स्वर्णिम परंपरा किस तरह से छिन्न भिन्न हो रही है। ज्ञान के क्षेत्र में कितना उन्नत था हमारा अतीत, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। आज दुनिया के उपलब्ध साहित्य में सबसे पुराना यदि साहित्य है तो उसको नाम दिया जाता है वैदिक साहित्य। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये 4 वेद कहे जाते हैं। अब यह हमारी केवल मान्यता ही नहीं है, इस पर पूरी दुनिया के इतिहासविदों ने, वैज्ञानिकों ने, शोध अध्ययन एवं अनुसंधानकर्ताओं ने, पूरी दुनिया के विश्लेषकों ने जब इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन कोई साहित्य है तो वेद है। किसी भी देश की 3 ताकतें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक ज्ञान शक्ति, दूसरी अर्थ शक्ति, तीसरी सैन्य शक्ति। नॉलेज पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर। पूरी दुनिया में कुछ झूठ चले, उसमें एक है अनुसंधानों के नाम पर झूठ, ज्ञान के नाम पर अज्ञान परक झूठ, और युद्धों के नाम पर झूठ, इतिहास के नाम पर झूठ, और सर्वे के नाम पर तो झूठ बहुत चलता ही है। किसी भी देश की संस्कृति के नाम पर झूठ। हम भारत के लोगों को यह बता दिया कि जो कुछ शुभ है वो यूरोप से आया, चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता, राजनीति, नेशन, नेशनलिटी, पॉलिटिक्स, इसकी मूल अवधारणा, इसकी मूल सूत्र, उनके बारे में भी हम पश्चिम की ओर देखने लगते हैं। यह सही है कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम, क्योंकि नाम ही नहीं था इसलिए उसकी चर्चा नहीं हो सकती थी 1400 साल पहले। 2000 साल पहले ईसाईयत की चर्चा ही नहीं हो सकती थी क्योंकि उससे पहले ईसा मसीह आए नहीं थे। मैं संस्कृतियों का सम्मान करते हुए एक दूसरी बात कहना चाहता हूं इसके आगे। 3000 साल पहले कोई माया संस्कृति की बात करे वो पॉसिबल नहीं था। इसी तरह से चीन के लोग अपनी संस्कृति को, या मंगोल लोग अपनी संस्कृति को उससे भी पुराना मानते। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, एशिया में लोगों का जब जेनेटिक टेस्ट किया गया तो करीब 17 से 18% पुरुषों में और 17 से 18% स्त्रियों में मंगोल लोगों का जीन पाया गया। और उसमें भी एक मंगोल राजा जो बहुत ही ताकतवर हुआ, शायद आप उसका नाम जानते होंगे, बोलते उसको लोग चंगेज खान। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाला एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों से युक्त एक बहुत बड़ा योद्धा था। चीन से लेकर के पूरे एशिया में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था अपनी ताकत के बल पर।
और चीन से भी पुरानी मंगोलों की संस्कृति है। और चीन वाले अपने आप को वर्तमान जगत में कहते हैं कि हम सबसे पुराने हैं। उनका साहित्य वास्तव में बहुत समृद्ध है। अब मैं इस पूरे संदर्भ में बात कहना चाहता हूं। एक होती है मान्यताएं, एक होता है यथार्थ। पूरी दुनिया की राजनीति में कुछ वर्षों पहले तक ऐसी अवधारणाएं बन चुकी थी और कुछ देशों का आपस में राजनीतिक संघर्ष था, तो कुछ लोग ये कहते थे कि ईसा मसीह का, खास करके रूस में इस बात को पढ़ाया जाता था, उनके टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता था कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। बाद में जब पूरी दुनिया में सद्भावना का वातावरण बना तो उन्होंने भी मान लिया कि 2000 साल पहले ईसा मसीह हुआ था। 1,96,08,53,113 वर्षों पुराना हम अपना सांस्कृतिक अतीत मानते हैं। एक मेरे से बोले, बाबा इतना बड़ा कैलेंडर आपने 1 मिनट में पढ़ दिया? 1,96,08,53,113 वर्ष आप ये कैलेंडर कहां से लेके आए? मैंने कहा 2000 साल पहले ईसा मसीह, ये कहां से लेकर के आए? ये मात्र विश्वासों की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, तर्क है, इतिहास है, तथ्य है। अब मैं अपने जिस वैदिक साहित्य की बात कर रहा हूं, कोई उसको ये कह सकता है कि ये 50,000 साल पुराना है, कोई कहेगा ये 1,00,000 साल वर्ष पुराना है, लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य और सबसे समृद्ध साहित्य, अब मैं दूसरी बात करता हूं, सबसे प्राचीन साहित्य भारत का ये निर्विवादित सत्य है। और वो कितना ऊंचा है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि मैंने 4 वेद पढ़े, मैंने 11 उपनिषद पढ़े, मैंने महाभारत, वाल्मीकि रामायण और उसके साथ साथ दर्शन शास्त्र, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन दर्शनों में जो सूत्र हैं उनका विदेशी लोगों को तो उनका अर्थ भी नहीं आता, ट्रांसलेशन के लिए शब्द नहीं मिलता, क्योंकि जो उनकी गंभीरता है वो उनमें आ ही नहीं सकती। जैसे नष्ट शब्द है, आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। अब नष्ट शब्द का अर्थ है, सामान्य रूप से हम कहते हैं नष्ट हो गया, अर्थात खत्म हो गया। अब खत्म होने का, नष्ट होने का, और अंग्रेजी में जो उसके लिए हम कोई भी शब्द बोले उसका कोई तात्पर्य नहीं। नष्ट होने का अर्थ है नशा आदर्शन है, वो चीज अब रूपांतरित हो गई है। अब इसके पीछे कितना विचार है। वेद का अर्थ कोई पूजा पाठ की ग्रंथ नहीं है। ये अलग बात है कि वक्त के साथ ऐसा हुआ कि आज हमारे जो कर्मकांड के ब्राह्मण हैं जो मंत्र पाठ करते हैं, तब मंत्र पढ़ देते हैं, फिर दक्षिणा ले लेते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं, तब कोई जल चढ़ा देते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं, तब कोई कर्मकांड कर देते हैं। मैंने वेदों को कर्मकांड की दृष्टि से नहीं पढ़ा, मैंने वेदों को ज्ञान की दृष्टि से पढ़ा। और वेद का अर्थ विद ज्ञान है, विद लाभ हो, वेद का अर्थ ज्ञान है। तो मैं कह रहा था ज्ञान की इतनी उन्नत परंपरा कि आज उसका अर्थ समझने में हमको दिक्कत होती है। आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा था, वेदों के मंत्र का अर्थ करने में हमको समस्या होती है। इसका अर्थ क्या है इससे समझ में नहीं आता, और यदि उस अर्थ करते हैं तो हमको वो मजाक जैसा लगता है, उसका हम उपहास उड़ाने लगते हैं। अब आज हमने प्राणायाम के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि प्राण औषधि है। पहले आप मंत्र पढ़ते हैं तो वेद में मंत्र है, ऋग्वेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, आवातवाही भेषजम, कि प्राण औषधि है। अब कोई इसका अर्थ करेगा तो बस अर्थ कर देगा, इसका अर्थ समझना तो बहुत आगे की बात है। इसलिए हमारे यहाँ कहा वेद का एक मंत्र होता है, उसका फिर एक ऋषि होता है, इसका एक देवता होता है। अब वेद का जो मंत्र होता है उसका ऋषि माने जिसने ऋषि ने उस मंत्र का ज्ञान का विज्ञान के रूप में साइंटिफिक उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर जो शोध और अनुसंधान करके एक निष्कर्ष पर पहुंच गया, उसका ऋषि है। उसका एक देवता होता है, देवता उसका प्रतिपाद्य विषय, एक उसका छंद होता है कि किस तरह से उसको बोला जाएगा। खैर ये मैं बातें कर रहा था, इतना उन्नत साहित्य। और इसमें सबसे बड़ी बात, वैसे तो उस ज्ञान के अंदर
आक्रमण भी बहुत हुए, दो तरह से आक्रमण हुए। एक तो हमारा जो बहुत समृद्ध साहित्य था, वेदों की हजारों शाखाएं, कोई 50,000 मानता है, कोई 1 लाख मानता है। 50,000 से 1 लाख के बीच वेदों की जो शाखाएं थी, वो जब भारत में युद्ध हो रहे थे उस समय उनको नष्ट कर दिया गया। जो कहते हैं हमारे इतने मंदिर तोड़े, हमारे इतने जो हमारे पूरी जो ऐसी बहुत सी धरोहरें थी उनको वो लेकर के चले गए, कहीं आग लगा दी, कुछ और कर दिया, तोड़ दिया। वेदों में उनको मिलावट करने में दिक्कत ये आई कि वेदों के कई तरह से पाठ होते हैं, घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ। उनसे क्या हुआ, वेद में एक स्वर एक अक्षर की भी मिलावट नहीं हो पाई। ये तो एक महानता है, उन लोगों का तप है जिन्होंने वेदों को बहुत मेहनत करके, तप करके, पुरुषार्थ करके सुरक्षित रखा। आज भी ऐसे विद्वान हैं, ऐसे पंडित हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको चारों वेद कंठस्थ हैं, उनको चतुर्वेदी कहते हैं। जिनको 2 वेद कंठस्थ होते थे उनको द्विवेदी कहते थे, त्रिवेदी, वेदी, सुवेदी। आजकल वेदी को कोई पूछे तो क्या तुम्हारा, बोले वेदी तो मेरा गोत्र है। द्विवेदी से पूछो तो बोले मेरे द्विवेदी गोत्र है। मैंने एक चतुर्वेदी से पूछा कि आपको चतुर्वेदी क्यों कहते, बोले ये तो हमारा उपनेम है, ये तो सरनेम है। तो मैंने कहा चार चतुर्वेदी कहते क्यों है? फिर बोले ऐसा हमने सुना कि हमारे पूर्वज 4 वेद, 4 वेदों के नाम बताओ। तो चतुर्वेदी जी को 4 वेदों के नाम ही नहीं है। ये हमारे साहित्य की हालात हो गई, लेकिन ऐसी परंपरा हमारी उन्नत रही है। इसमें दिक्कत कहां है? जितने भी वेदों को छोड़ करके ग्रंथ हैं, उनमें एक तो बहुत बड़ा आक्रमण ये हुआ कि महाभारत मूल जो ग्रंथ था वो 5000 श्लोक के, जो व्यास जी ने लिखा, उनके शिष्यों ने उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करके 10,000 श्लोकों का महाभारत तैयार कर दिया। आज महाभारत में 1 लाख श्लोक है, तो 10% असली है उसमें श्लोक, साहित्य 10% ओरिजिनल है, 90% उसके अंदर मिलावट है, एडल्ट्रेशन है। और वो एडल्ट्रेशन मैं एक्चुअली तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि जैसे भारत सरकार ने कह दिया कि बाबा के लेवल ठीक नहीं है इसलिए बाबा के सैंपल फेल हो गए। अरे मैंने कहा ना, बाबा फेल हुआ है ना, बाबा के सैंपल फेल हुआ है, थोड़े दिन में पता लगेगा फेल कौन हुआ है, तो वो दूसरा विषय है, वो उसका भी संबंध नहीं है अभी, वो बात का विषय है। मैं बात कर रहा था एडल्ट्रेशन, मिलावट। ये हमारे भारतीय साहित्य पर भी बहुत बड़ा आक्रमण हुआ कि 10,000 मूल श्लोकों का महाभारत जो काव्य था वो 1 लाख श्लोक हो गए। मूल जो मनुस्मृति है उसमें करीब 2 गुना ज्यादा मिलावट कर दी गई। तो लोग तो मनु को गालियां देंगे, लोग तो हमारे महाभारत के जितने भी बड़े पात्र है, ऋषि मुनि हैं, उनको गालियां देंगे। रामायण के अंदर मिलावट कर दी, महाभारत के अंदर मिलावट कर दी। हमारे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने जो संविधाएं लिखी आयुर्वेद की, इनमें मिलावट कर दी। एक दिन मैंने पढ़ा चरक, सुश्रुत आयुर्वेद को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा मांस के बारे में, फिर उसमें लिखा शराब के बारे में। तो वर्तमान में शायद शराब के बारे में जितनी भी कहानियां, कविताएं और तमाम प्रशंसाएं आपने सुनी है, सब फेल है। वहां कहां मधुशाला, वो तो उससे भी आगे का एडवांस। मैंने कहा ये कहां से आ गया? एक ऋषि मध्य पीढ़ी के लिए कैसे लिखता है? तो आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, निघंटू से लेकर के, रामायण महाभारत से लेकर के, दर्शन और स्मृतियों से लेकर के, गृहसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये कोई उसका जाति से संबंध नहीं है, वो ब्रह्म बोलते हैं ज्ञान को, और ज्ञान से जो संपन्न है उसको ब्राह्मण कहा जाता था, लेकिन बाद में जाति फर्क हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, गोपथ, ऐतरीय, तैतरीय आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी मैं बात करूं, उनमें सब में मिलावट। अब 2 हमारे सामने चुनौती, एक तो प्राचीन ज्ञान की समृद्ध परंपरा को उन्नत बनाना और उसको प्रदूषित होने से बचाना। हमारे पास में इतनी बड़ी ज्ञान शक्ति है, हमको ऐसा लगता है कि सारा विज्ञान, सारा ज्ञान अब वर्तमान युग में एनलाइटमेंट ये यूरोप से आया। भारत अंधेरों का देश था, सफीरों का देश था। ये सारी झूठी बातें।
हमारे यहाँ पर ज्ञान की इतनी उन्नत परंपरा रही है, उसके ऊपर बातें बहुत कम हुई है। हमारे भीतर एक कुंठा, एक आत्मग्लानि, एक निराशा ये भर दी गई कि भारत के पास तो ज्ञान स्थायी। अब वर्तमान में साहित्य की, लिटरेचर की बात होती है और उसमें भी साहित्य को एक तरह का नहीं, सभी साहित्य की श्रेणी में आता है, लेकिन आजकल हमने साहित्य की भी एक श्रेणी बना दी कि जिसमें सामाजिक विषय हो, प्राकृतिक विषय हो, जिसके अंदर कथा, कहानियां, उपन्यास हो, जिसके अंदर थोड़ा इतिहास, थोड़ा वर्तमान हो, थोड़ा जिसके अंदर मनोरंजन हो, आशा हो, उत्साह हो, जोश हो, कुछ मन का बहलावा हो, उसको हम साहित्य का नाम दे देते हैं। हमारे प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद को भी साहित्य कहा जाता है। अब कोई साहित्य वाले से आप आयुर्वेद की बात करो, बोल मैं तो साहित्य का व्यक्ति हूं, आयुर्वेद का आदमी नहीं। हमारे यहाँ पर चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, जितनी भी आयुर्वेद की जो बड़ी संहिताएं हैं, इनको भी आयुर्वेद का साहित्य नाम दिया जाता है। दर्शन को भी दर्शन साहित्य नाम दिया जाता है। वेदों को और उससे जुड़ी भी जितनी भी ज्ञान की परंपराएं हैं, साहित्य की परंपराएं, उसको वैदिक साहित्य नाम दिया जाता है। तो अभी जब भारतीय साहित्य की बात की जाती है तो उसको हमने सिमेट दिया है एक दायरे के अंदर। तो हमारे यहाँ पर साहित्य से जितने भी ज्ञान की उन्नत परंपरा है वो सब उसमें समाहित हो जाती थी। जितने भी ज्ञान राशि है वो सब साहित्य के नाम से जानी जाती थी। प्रभु जी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आपको इस बार वैदिक साहित्य के ऊपर, भारतीय साहित्य के ऊपर और उसमें कैसे उसको हम देश में और ज्यादा उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को, उसकी प्रासंगिकता को, उसकी उपादेयता को, उसकी आवश्यकता को कैसे और ज्यादा उसको महत्व के साथ प्रतिष्ठापित कर पाए और किस तरह से उसको वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार उसको लोगों तक पहुंचा पाए। और जो हमारे देश में सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, ज्ञान पक्ष पर जो आक्रमण हो रहा है, जो पहले हमारे देश में साहित्य पर आक्रमण हुआ और इस समय इन सब प्रहारों और वारों के बीच में आगे कैसे बढ़ना, इसके ऊपर आप थोड़ा सा संवाद करने के लिए आइए। आज न्यू इंडियन एक्सप्रेस का यहां ओडिशा, जहां साहित्य की बहुत उन्नत परंपरा रही, मैं तो मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी हूं और भारत की कमोबेश सभी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा जानता हूं, कई भाषाओं को अच्छे से बोल भी सकता हूं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के नाम से संस्कृत नाम नहीं था, संस्कृत का मूल नाम भाषा था। भाषा के नाम पर पहले किसी को जाना जाता था वो मूलतः संस्कृत थी। भाषा तो ये निर्विवादित सत्य है, नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रुथ है। तो संस्कृत भाषा के सबसे करीब यदि कोई भाषा है तो वह ओडिया भाषा है और वहां पर मैं आकर के और स्वाभाविक है संस्कृत के बाद यदि साहित्य की सबसे उन्नत परंपरा किसी भाषा की रही है, साहित्य की रही है, तो वो ओडिया साहित्य है। और वहां पर इसकी चर्चा, इसका संवाद का कार्यक्रम न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रखा है। तो मुझे लगता है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला यहां भुवनेश्वर में रखा है। नाम अंग्रेजी, अखबार भी अंग्रेजी, भाषा भी अंग्रेजी, लेकिन काम हिंदुस्तानी। माने ये काम पहले जो ओडिया की पत्रिकाएं हैं ये सब करती रही, लेकिन कोई अंग्रेजी का अखबार अपना साहित्य, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना उत्कर्ष, अपना स्वर्णिम अतीत और वर्तमान की चुनौतियों के साथ एक स्वर्णिम भविष्य की बात करे तो वह काम
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने प्रभु जी के मार्गदर्शन में किया है। प्रभु जी के लिए हमारी बहुत बहुत बधाई है। और मुझे नहीं पता अभी मेरा वक्त कितना है, वैसे मैं बहुत दिनों तक जीने वाला हूं। मैं आज के वक्त की बात कर रहा हूं। तो मैं बात ही कर रहा था, प्रभु जी ने मुझसे कहा बाबा जी आज मुझे आपसे जरूर बात करनी। मैंने कहा क्या इमरजेंसी आ गई? कभी ये सीधी बात करते थे, फिर ये उल्टी बात करने लगे। हे प्रभु जी महाराज, पहले सीधी बात करते थे, फिर उल्टी बात करने लगे, फिर अब आजकल तीखी बात करने लगे। आगे मुझे फिर सच्ची भी बात की इन्होंने, बस झूठी बात मत करने लग जाना। वो हमारा इनसे विनोद चलता रहता है। और कई बार जब मुझसे ज्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं तब मैं कहता हूं देखो अब आपका समय खत्म हो गया, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो ऐसा इनसे प्रेम है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं यहां पर आया। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी और ये मेरा मूल विषय है। मूलतः मैं एक आचार्य हूं और मेरा कार्य, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा आध्यात्मिक जीवन वो मेरे ज्ञान पक्ष से शुरू होता है। आप सबको पता है लगभग ये बात तो कि मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटी सी गांव में पैदा हुआ और फिर वहां से मेरा विद्रोह हो गया कि मुझे तो वैदिक परंपरा से पढ़ना है, एंसेंट एजुकेशन सिस्टम से पढ़ना है। इसलिए मेरा विद्रोह हो गया कि मुझे मेघालय द्वारा प्रतिष्ठापित ये शिक्षा पद्धति से मुझे एजुकेशन नहीं देना। यद्यपि मैं पढ़ाई में सबसे प्रथम होता था अपने स्कूल में, अपने एरिया में, जहां पर भी रहा वहां जो है प्रथम कोटि का जीने की कोशिश की। अब नंबर तो आप लोग देंगे, पढ़ाई में सबसे अव्वल नंबर, अब लड़ाई में सबसे अव्वल नंबर। आजकल मुझे गवर्नमेंट ने हिस्ट्री सीटर डिक्लेयर कर रखा। पहले किसी के ऊपर 10 केस हो जाए तो 10 नंबरी कहा जाता था। मेरे ऊपर आज 100 से ज्यादा केस है, मैं 100 नंबरी हूं। तो लेकिन जो है प्रभु जी का बहुत प्रेम है कि ये मुझे हिस्ट्री सीटर नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा बाबा जी आप बात कीजिए साहित्य के बारे में। मैं आपसे 2-4 बातें साहित्य की करके फिर प्रश्नोत्तर का भी समय रखा है शायद, उसमें और ज्यादा आनंददायक है। देखो मैंने कहा हमारा साहित्य बहुआयामी है और हमारे साहित्य में जो मनोरंजन है वो स्वस्थ मनोरंजन है। उसमें जो इतिहास है, हमारे यहाँ पर ये जो उपन्यास की परंपरा, पहले हमारे यहाँ उपमा अलंकार होता था। उपमा अलंकार से बाद में जो उपन्यास बने और उसमें कहानियां जो आई वो बहुत बाद की बात है। हमारे यहाँ पर सब सच्ची बातें हुआ करती थी। यदि मैं बात अपने साहित्य और उसकी साथ में जुड़े हुए जीवन की तो हमारे साहित्यों में बताया कि हमारा जीवन के आदर्श क्या होने चाहिए, एक आइडियल लाइफ क्या होती है। लाइफ में हमें खुद एक आइकॉन बनना है, एक रोल मॉडल बनना है, हमें एक आदर्श जीवन जीना है। और आदर्श जीवन के फिर कई पहलू होते हैं। फिर आदर्श जीवन के साथ आदर्श परिवार, आदर्श समाज, एक आदर्श राष्ट्र। हमारे साहित्य में एक आदर्श जीवन की कल्पना के लिए श्री अरविंद ने वर्तमान युग में इतना ऊंचा साहित्य लिखा है, जय कृष्णमूर्ति ने, और इसके साथ तमाम और दूसरे भी हमारे बहुत से आध्यात्मिक और सामाजिक महापुरुष। स्वामी विवेकानंद का साहित्य उत्साह से भरा हुआ है। वहीं पर संपूर्ण वैदिक परंपरा को अपने भीतर समेटे हुए महर्षि दयानंद का साहित्य। फिर कुछ महापुरुषों ने अतीत की भाषा जब लोगों को समझ में नहीं आई ज्यादा, तो चाहे वो स्वामी तुलसीदास हो, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, नानक हो और तमाम दूसरे हमारे महापुरुष जो मध्यकालीन, जिनको हम संत सूफी परंपरा के महापुरुष कहते हैं, या अलग अलग प्रांतों में अलग अलग महापुरुष हुए, उन्होंने काव्यों की रचना की। ये मैं कुछ जो नाम बोल रहा था ये तो उत्तर भारत में जो ज्यादा प्रसिद्ध हुए उनकी बात कर रहा था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय में अलग अलग साहित्यों की रचना की। उन साहित्यों के अंदर हम
जीवन को आदर्श कैसे बनाएं। हमारा जो जीवन है इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया गया कि पूरी दुनिया में जो भी अस्तित्व है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, चाहे वो जीव है या जगत है, और उन जीवों में भी मनुष्य, और उस मनुष्य की जो है तुलना की गई पूरी प्रकृति के साथ, और उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ कहा। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतम ही किंचित्, ये जो महाभारत का एक महावाक्य है। अल्टीमेट प्रमोशन क्या हो सकता है? जीव की किसी भी जो है चैतन्य की एक पराकाष्ठा, उसका शिखर आरोहण क्या होता है, उसकी उच्चतम अवस्था क्या हो सकती है। ये जड़ता से मनुष्यता, देवत्व और अतिमानवत्व के आरोहण की जो निरंतर प्रक्रिया है, और ये जीवन का जो शाश्वत प्रवाह है, और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, अतीत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, एक मनुष्य की जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, एक जैसा सबका गला, कंठ एक जैसा, स्वर अलग अलग, त्वचा की जो मूल जो तत्व है वो एक जैसे लेकिन रंग अलग अलग, आंखें एक जैसी, दृष्टि अलग अलग, मस्तिष्क की कोशिकाएं सबकी एक जैसी, मस्तिष्क का, ब्रेन का स्ट्रक्चर सबका एक जैसा, लेकिन कैरेक्टर और उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, भाव हैं, संस्कार हैं, आदतें हैं, वो बिल्कुल अलग अलग, दृष्टिकोण उसका अलग अलग, हाथ एक जैसे, उसके कर्म अलग अलग। एक व्यक्ति जो 5 से 6 फीट के बीच में समाता है, अतीत में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े मानव हुआ करते थे। आपने देखा होगा, चाहे वो मिस्र के जो है बड़े बड़े जो है वहां पर जो बने हुए ढांचे हैं आज भी जो दिखाई देते हैं, जिनमें बहुत से बुतों को रखा गया है, और भारत में भी इस तरह के बहुत से मंदिर हैं, वहां कुछ ज्यादा ही है मिस्र की, जहां की मैं बात कर रहा हूं। अब 2 टन का पत्थर और 100 फीट ऊपर कैसे रख दिया भाई? क्रेन तो थी नहीं ऐसा मानते हैं। तो कहते हैं कि आदमी कितने बड़े हुआ करते थे। तो सब जगह कथाएं हैं कि समुद्र के रास्ते हमारे पूर्वज आए और उन्होंने जब उठा करके और पत्थर को ऐसे रख दिया। हम कहते हैं डायनासोर तो इतना बड़ा था कि 50 मीटर लंबा हुआ करता था, 50 मीटर ऊंचा, कोई 200-250 मीटर लंबा। ऐसे ऐसी कहानियां सुनते हैं कि हाथी को भी पैरों में रख करके उड़ जाए हाथ जब। अच्छा, फिर उसके पीछे कौन सी जीव छोड़ गया हो? डायनासोर के पीछे कौन से जीव है? तो कहते हैं छिपकली, कहते हैं वो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। अब जब ये डायनासोर के पीछे के वंशज छिपकली और ये अजगर हो सकते हैं, ये क्या नाम है, ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हो सकता है, तो हमारे पीछे जो पूर्वज थे वो कितने बड़े हो सकते हैं। साहित्य में हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ये कल्पनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है भारत के पूरे साहित्य को समझने के लिए हमें अपने मन को और बड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है आदमी आज जितना हो इससे 10 गुना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा सोच के भी अपना मन ऐसा करता है, ये यार ऐसे कैसे हो सकता है? जब डायनासोर इतना बड़ा हो सकता है तो आदमी उस समय भी तो कोई होता। वो बोले नहीं बाद में आया, ये कहां लिखा है बताओ कि आदमी बाद में आया, डायनासोर पहले आया? साहित्य में जो कुछ लिख दिया उसको हमने सच मान लिया, बाद में अनुसंधान करते हैं तो बाद में कहते हैं नहीं ये गलत बात थी, अभी ठीक कर। तो ये जो पूरी दुनिया में जो मिथक चल रही है उसका समाधान अपनी संस्कृति से ढूंढना पड़ेगा। तो हमारी ज्ञान और विज्ञान हमारे साहित्य से निकलेगा, बहुत से अनुसंधान अपने साहित्य से निकलेगा। यूरोप में 19वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं 19वीं शताब्दी तक किसी को बुखार हो जाता था तो मर जाता था। लोग सोचते थे कि इसको बुखार हो गया तो इसको खून काट दो, खून गर्म हो गया इसलिए बुखार हो गया। किसी को बवासीर हो जाते थे तो उससे लोग घाव पड़ करके मर जाया करते थे। हमारे यहां पर हमारे साहित्य में मेडिकल साइंस है, हमारे साहित्य में पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरा टैक्सेशन सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरी पॉलिटिक्स है। वेदों से शुरू हो जाती है, स्वराज्य सूक्त से, और जो है ब्राह्मण कवि सूक्त से, पॉलिटिक्स से लेकर के, हिस्ट्री से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के,
पूरा जो तंत्र, जो परिवार नाम की संस्था से लेकर के राज्य और राज्य की संस्था, राजनीति, अर्थात ये इतना बड़ा हमारा साहित्य है और उसकी इतनी उन्नत परंपरा है, उसको थोड़े से शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम है। वर्तमान में जितने भी साहित्य की विधाएं प्रचलित हैं उसमें भारतीय साहित्य अपने आप में जो बहुत उन्नत साहित्य है, हर दृष्टिकोण से जो विविध आयाम हैं साहित्य के, उन सब की दृष्टि से इतना उन्नत हमारा साहित्य, और उस साहित्य से जुड़ी हुई, उस ज्ञान से जुड़ी हुई, उस हमारी उन्नत परंपरा से जुड़ी हुई जो विरासत धरोहर हमें मिली है, उसको वर्तमान युग में प्रासंगिक बनाना, वर्तमान युग में उसको उपादेयता और उसकी उपयोगिता के साथ प्रस्तुत करना। उसमें देखो, पहले जमाने में पुरुष ऊपर का कपड़ा नहीं ओढ़ते थे, उसको फैशन माना जाता था। आजकल लेडीज नहीं ओढ़ती, इसको फैशन माना जाता है। ये तो वक्त के साथ चीजें बदलती रहती है। अब भगवान राम का, भगवान कृष्ण का देखो, ऊपर का नहीं मिलेगा। तो मेरे से बोले, बाबा जी ये साहित्य में देखो हमारा इतना उन्नत साहित्य था, इतनी उन्नत परंपरा थी। मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो जमाना बदल गया। पहले जेंट्स ऊपर से थोड़े कम कपड़े पहना करते थे, आजकल लेडीज कम पहनती थे। तो समय के साथ चीजें थोड़ी सी बदल गई। तो जेंट्स जब, अच्छा अब देखो बाबा जी ऐसा बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले बाबा जी भस्त्रिका सिखाओ, कपालभाति सिखाओ। अब मैंने कपड़ा हटा दिया तो किसी को कोई प्रश्न नहीं। अब ऐसा कपड़ा कोई हीरोइन हटाए तो उसको कई करोड़ रुपए मिलते हैं। अब ये तो समाज में, अब थोड़े दिनों के बाद में आप देख लेना, अब बदलेगा, अब ट्रेंड बदल जाएगा। पहले शुरू में मैंने तो पिक्चरें नहीं देखी है, फिल्में नहीं देखी है, लेकिन कुछ चीजें बिना देखे भी पता लग जाती है, समाज में दिखता। पहले जो है जब यहाँ पर नई नई पिक्चरें आई तो पैंट शूट पहन करके और फिर बाद में जीन्स पहन करके एक्टिंग करते थे। अब जितने भी सीरियल आ रहे हैं और पिक्चरें आ रही हैं उसमें साड़ी और धोती वापस आ गई है। जो चीज कम हो जाती है वो फैशन हो जाती है। अब धोती पहनने वाले कम रह गए, इसलिए आजकल हम सबसे ज्यादा फैशनेबल हैं, क्योंकि हम सिलावा ही नहीं पहनते। एक बोले देखो बाबा जी की फैंसी जूती, ये सबसे ज्यादा फैंसी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पहनता। ये तो वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं। हमको अपनी बात कैसे रखनी है, आज कोई खड़ाऊ की बात करेगा वो फैंसी लगेगा, आज कोई कटिवस्त्र उत्तरीय की बात करेगा फैंसी लगेगा, आज कोई चोटी रखेगा तो वो आकर्षण का केंद्र बनेगा। भाई सब ऐसे ही हैं, बिना चोटी वाले, और आजकल तो प्रभु जी की तरह बिना बाल वाले। अब इसमें कोई मोटी सी चोटी रखे तो मोटी सी चोटी रखे तो सबके आकर्षण का केंद्र रहेगा ना। तो हमको जो चीज कम हो जाती है उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ जाती है। जो चीज कम हो जाती है उसकी उपयोगिता ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय हमको ये देखना है जहां बिल्कुल खाली आकाश है, तो वर्तमान में साहित्य के इस खाली आकाश में हमको भारतीय ज्ञान के दीपक ही नहीं, भारतीय ज्ञान का सूरज जलाना है, सूरज उगाना है। आप लोग उसको उगा रहे हैं। हम सब मिल करके इस ज्ञान की रोशनी को, इस चारों ओर जो अंधेरा छाया हुआ है, इस पूरे पटल के ऊपर नए हस्ताक्षर लिखने हैं। आप बहुत से भाई और बहुत से हमारी विदुषी बहनों के साथ साहित्य में बहुत अत्याचार हुआ है। ज्यादातर साहित्यकारों के नाम पुरुषों के से जाने जाते हैं, लेकिन जितना ऋषियों का महत्व था उतने ऋषिकाओं का था, जितना वीरों का महत्व होता था उतना ही वीरांगनाओं का था। वर्तमान में ये चीज थोड़ी अभी संतुलित रूप से देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो भी कुछ हुआ मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वेदों में भी
जितनी भी ऋचाएं हैं उसमें यदि ऋषियों का नाम है तो ऋषिकाओं का भी नाम है। तो वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में पुरुषों से आगे कहीं हमारी महिलाएं निकलती जा रही हैं। और अब तो साहब मुझे महिलाओं के उदय को देख करके इतना हर्ष होता है। जो हमारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जितने भी चैनल हैं उसमें यदि 10 एंकर हैं तो 10 में से शायद बहुमत बहनों का हो चुका है। हाँ, किसी भी नेशनल चैनल को देखो। और अखबारों के अंदर भी लेख लिखने में, साहित्य के अंदर भी लेखिकाओं में, और कवि सम्मेलनों में कवित्रियों में, और अब कॉर्पोरेट जगत में भी बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। और साहब पॉलिटिक्स का तो उन्होंने कबाड़ा ही करके रख दिया है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप पॉलिटिक्स में आती हैं तो शायद वैसा नहीं होता। दरअसल उसमें जो है उसमें थोड़ा विनोद में मैंने बात कही है। कभी कभी बहुत गंभीर बात कहो तो ज्यादा ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से साथ में आसमान की हम बात करने लगे हैं। लेकिन उसमें राजनीति में भी बहुत सी बहनों ने नए कीर्तिमान बनाए हैं। जब पूरे देश के अंदर कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था एनडीए के पाप के खिलाफ आवाज उठाने की, तो एक बंगाल से शेरनी निकली और उसने कहा मुझे सत्ता नहीं मुझे देश चाहिए। और एक दूसरी टिप्पणी राजनीतिक हो जाएगी इसलिए नहीं कहूंगा। इसलिए प्रभु जी आप तो ऐसी बातें कह के आग लगवाना ही चाहोगे ना कि एक विदेश से माता जी आई और उसने हिंदुस्तान को का इतिहास अलग लिखना शुरू कर दिया। तो इसलिए इसको मैं देखो सम्मान मैंने मां का कह करके दिया, लेकिन स्वाभिमान अपना जिंदा रखना चाहिए। सम्मान सबका करो लेकिन अपना स्वाभिमान कभी भी मिटने मत दो, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। देखो विदेशी साहित्य तो विदेशी साहित्य से हमारी कोई चिढ़ थोड़ी है, वो खूब लिखे अच्छा साहित्य, लेकिन विदेशी साहित्य से अच्छा साहित्य हम अपना बनाएं और उससे अपनी नया कीर्तिमान रचे। तो खैर मैंने बहुत सी बातें कह दी, इसमें कुछ बातें थोड़ा विनोद के साथ भी कही, उसका बुरा मत मानना। लेकिन प्रभु जी ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा सा आपके बीच में बात रखूं, तो बस इतनी सी बात कह करके अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। आइए प्रभु जी। कि हमारी ज्ञान की परंपरा सदा से उन्नत रही है और हम सब मिलकर के, मैं भी आपकी मदद करूंगा इसमें, हम सब मिलकर के भारतीय साहित्य की परंपरा को वापस इसके शिखर आरोहण पर लेकर के जाएंगे। और आज का ये जो प्रसंग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होगा। मेरी एक बार पुनः द इंडियन एक्सप्रेस को, आज के इस विशेष उत्सव को, और भाई प्रभु जी को और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने कहा कि महिलाओं के, जब आपने मजाक में कहा है, बड़ी बात कह दी आपने, कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको विनोद की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। आपने कहा कि कपड़े आप उतारते हैं तो करोड़ों रुपए मिल जाते हैं महिलाओं को। मैंने कहा तो आपने कपड़े नहीं पहनते थे, करोड़ों रुपए बना लिए लोग कहते हैं। मुझे लोगों ने 1 रुपए से लेकर के और करोड़ रुपए तक जो भी दान किया, ज्ञान इतिहास में सरकारों ने जो काम नहीं किया वो पतंजलि योगपीठ ने योग आएंगे और भारतीय संस्कृति 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, 1 रुपए कोई लैंड, 1 इंच कहीं लैंड नहीं, कहीं पर भी हमको इलीगल मनी, इलीगल एसेट नहीं है। तो ये मेरी प्रामाणिकता है कि लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे दान दिया और मैंने उसको समाज में दिया, मैंने समाज के लिए लगाया, और जो एक सन्यासी को काम करना चाहिए वही करके दिखाया। हमेशा कांग्रेस नेताओं के बारे में भी बोलते हैं, अपोजिशन जो नेता जो उनके पास एक अलग नहीं है, उनके पास भी कुछ लोग हैं, उनका नाम अभी आप लेते नहीं। मतलब क्या आप कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं? एक बाबा और सैकड़ों मोर्चे खोल रखे। मेरे पास कोई मिलिट्री नहीं है, मेरे पास में कोई पुलिस नहीं है, मेरे पास में कोई एजेंसी नहीं है। एमएनसी के खिलाफ जो एफबीआई की बात हो, महंगाई की बात हो, जितने भी इशू हो सकते हैं
टैक्सेशन सिस्टम की बात हो, सारे इश्यूज के ऊपर बोलना। तो हमने कहा यूं तो गंगा पूरी बहरी हो चुकी है, लेकिन सफाई गंगोत्री से शुरू करते हैं। पर एक बार बताइए बाबा जी, आप मैंने एक किया था, आपने कहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी मेरी चर्चा करने से ही दिक्कत हो रही है, फिर आप पार्टी पर आ गए। पार्टी का, क्योंकि अगर आपको देश ही बचाना है तो राजनीतिक पार्टी केजरीवाल ने बना लिया, आप भी बना लीजिए। देश की सेवा तभी हो सकती है ना कि जब मुझे लगता है चुनाव भाषण में चुनाव लड़िए, जनता से वोट दीजिए। मुझे लगता है आज मुझे बुला करके मेरे पॉलिटिकल सलाहकार बनना चाह रहे, लेकिन मुफ्त के हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे पॉलिटिकल सलाहकार भी मिले तो आपत्ति कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मैं वोट दे दूंगा आपको न, वोट तो मैं आपका जबरदस्ती भी ले लूंगा। तो बाबा पूछ कैप्चर करेंगे। अच्छा, आपने मुझे कैप्चर करके हरिद्वार से मुफ्त में यहाँ बुला लिया, तो एक वोट तो मैं दे ही सकता हूँ। ये वन साइडेड लव नहीं चलेगा। तो दूसरी बात यह है, माना कि देश के लोग और उनका चरित्र अच्छा होगा तो हिंदुस्तान अच्छा होगा, ये पहली बात। अरे ठीक है, लेकिन एक कलम से पूरा हिंदुस्तान बेच सकते हैं जिनके हाथों में राजनीतिक ताकत है। वो एक कलम से हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं जिनके हाथ में संविधान की, कानून की ताकत है। भाई, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना है, भारतीय भाषाओं में अपनी शिक्षा व्यवस्था को करना है। आज हमें साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी परंपराओं को प्रतिष्ठापित करना है। 1 मिनट में हम कानून के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। अपनी 20,000 लाख रुपए की जो भू संपदा है, सबसे ज्यादा देश का समृद्ध प्रांत यदि कोई है तो उड़ीसा है। अकेले उड़ीसा की भू संपदाओं को बचा ले तो अमेरिका के बराबर पावरफुल अपना उड़ीसा। लेकिन क्योंकि इसमें रोज लूट होती है, वो लूट को आप और मैं नहीं बचा सकते। आप और मैं, आप अपने अखबार में लिख सकते हो, मैं अपने आवाज बुलंद कर सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन एक कंपनी को 10,000 एकड़ 20,000 एकड़ जमीन देनी है तो उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के कंपनियों को देश नीलाम कर देते हैं। तो जिस राजनीति के इर्द गिर्द ये सारा सिस्टम घूमता है, राजतंत्र के चारों ओर है अर्थतंत्र, पॉलिटिक्स के चारों ओर है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स के चारों ओर है फैमिली सिस्टम, सबके केंद्र में है राजनीति। आज देश धर्म से नहीं चल रहा है, आज देश चल रहा है कानून से। और कानून जो है वो मठों में, मंदिरों में, योग की कक्षाओं में नहीं बनता है, कानून विधानसभाओं, लोकसभाओं में बनता है। वहां अच्छे आदमी भेजना, ये भी हमारा सबसे पहला और ऊंचा धर्म होना चाहिए। इतनी सी बात में आप राजनीतिक भाषण जरूर कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी पूछा, 3 बार पहले पूछा, 12 बार आपके साथ मैंने सच्ची बात, तीखी बात, सीधी बात सब कर ली, पर आप सवाल जो है कभी भी सीधे से नहीं जवाब देते हैं। आज भी नहीं सीधा मुझसे कहा। सीधा जवाब ये है कि राजनीति आप डायरेक्ट रूप से करेंगे कि नहीं करेंगे, या राजनीतियों के खिलाफ बोलते रहेंगे, वो भी कांग्रेस के खाली। मैं क्या क्या करूंगा ये लोकसभा से पहले सब कुछ बता दूंगा। और इस बार ऐसा तूफान उठेगा कि कोशिश होगी हमारी कि देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री और कम से कम 272 ईमानदार सांसद मिले, जो संसद में जाकर के देश की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम करें। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, पहले से बता दिया तो बेकार हो जाएगा। पर सवाल ये कि जैसे आपके ऊपर ये भी आपको विरोध करते हैं कि आपने आरएसएस के साथ मिलकर के उनकी अन्ना केजरीवाल का मूवमेंट खराब कर दिया। इससे लगता है कि आप किसी ने किसी ज्योतिषी हो क्या, भविष्यवाणी कौन से करने शुरू कर दिया? मैंने सुना, जो लिखा अखबार में आपने पढ़ा होगा, आपने जवाब दिया। अखबार में जो कुछ लिखा है वो मैं कल को ये पढ़ लो कि प्रभु चावला ने 3 शादियां करा ली, क्या सच निकले? जल्दी करो। कुछ भी बाल ही नहीं है तो फिर कौन करे? कुछ भी आप देखो सवाल का जवाब नहीं करे। मैंने पूछा आपसे कि आपने जो सीक्रेट मीटिंग की थी वहां पे, आप टीवी पे दिखाई गई कि आप ये तोड़-फोड़ की जो राजनीति करते हैं, राजनीति की फोड़-तोड़ नहीं क्या योग मतलब जोड़ना। अब कोई मैं यहाँ का न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में आया हूँ तो कोई दूसरे मीडिया को खत्म करने को कॉन्स्पिरेसी थोड़ी करने आया हूँ। देखो साहित्य की बात करूँ, साहित्य जो है हमारा जर्नलिज्म जो लिखते हैं वो भी एक साहित्य बन जाता है। हाँ, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ। वही अब आपने कहा, अब बताओ, बाबा ने तोड़ दी, अब कोई टूटे कोई फूटे और बाबा के मत्थे मर देते हैं, इसका क्या मतलब? दूसरी बात देखो,
मैं किसी को भी घृणा की, नफरत की दृष्टि से नहीं देखता। जहां तक बात पॉलिटिकल मूवमेंट्स की है, सोशल मूवमेंट्स की है, आदरणीय अन्ना हजारे साहब को उत्तर भारत में, वो खुद मानते हैं इस बात को, उन्होंने मंचों पर कई बार कहा, उत्तर भारत में आदरणीय अन्ना हजारे साहब को बड़े मंचों के ऊपर हम लेकर के आए, तो उनका पहले से हमारा प्यार है। पतंजलि योगपीठ में जब उत्तर भारत में उनको कोई नहीं जानता था, और उसके बाद 14 नवंबर को जंतर मंतर पर, फिर 27 फरवरी को रामलीला मैदान, हमने उनका खड़ा करके परिचय करवाया देश के लोगों के सामने। इसलिए उनसे हमारा प्यार, हमने कहा कि बुजुर्ग हैं, इन्होंने जीवन में कुछ काम किया है। एक मिनट सुनो तो, अरे बात तो पूरी करने दो, छोटी सी बात है बस, लंबी बात नहीं, छोटी सी बात। तो अब इसमें बात यह है कि आदरणीय अन्ना हजारे साहब जी को हमने कभी भी भ्रमित नहीं किया। और भाई ऐसे को आप उनको जो है क्या नादान समझते हैं कि मैं उनको कहूंगा कि आप अरविंद को छोड़ दो तो छोड़ देंगे, और मैं कहूंगा कि पकड़ लो तो पकड़ लेंगे। आप लोगों ने अन्ना जी को मजाक बना करके रख दिया कि बाबा बहका देता है, वैसे अन्ना बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये अन्ना जी की तौहीन है। और ये लगता है बाबा जी कि कहीं ये लगता है कि अन्ना बड़े नेता बन गए थे थोड़े, तो आप थोड़े पीछे हट रहे थे, तो इसलिए आगे आ गए, आप उनको तोड़वा दो उनको, तो इसलिए छोटे हो जाएंगे। हमने इस देश में 11 करोड़ लोगों की सभाएं की, 11 लाख। अच्छा बताओ भाई, आप यहाँ उड़ीसा के लोग बैठे हो, मैं पहली बार कब आया था भुवनेश्वर में, वो बैठा है हमारा पुराना शिष्य, जब उसने शिविर कराया था 2007 में। आपके यहाँ अन्ना हजारे साहब कितनी बार आए? मेरी तो आधा उड़ीसा में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की सभाएं हो चुकी हैं। अब मैं क्या मैं बड़ा बनने के लिए कोई काम नहीं करता। आदमी काम करने से बड़ा बनता है, किसी को जोड़ने तोड़ने से तो बड़ा नहीं बनता। कभी दूसरी बात यह है, अब बात करते हैं लोग आरएसएस की, बीजेपी की। मैं तो कहा एक दिन दिल्ली में प्रेस हो रही थी, मैंने कहा हमारे दादा परदादा कांग्रेस को वोट दिया करते थे, और भैया बहुत अच्छी पार्टी है, इसने देश आजाद करवाया, महात्मा गांधी जी इसके साथ जुड़े थे। अब बात यह है, वर्तमान में उस पार्टी का चरित्र ऐसा हो गया है कि उसका साथ देना भीष्म, द्रोण और कर्ण की तरह देश के साथ होगा और विश्वासघात होगा। इसलिए उस पार्टी के बारे में मैं बात, जहां तक दूसरी पार्टियां हैं उनमें कहता हूं भाई देखो सुधर जाओ, नहीं तो सत्ता से उतर जाओगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सभी लोग जितना अच्छा हो सके, बाकी तो मैंने कहा अभी वक्त बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। पर सवाल ये है कि मैं आप हर बार कांग्रेस नजर आती है हर जगह, क्योंकि ऐसा बराबर बटना के बारे में जैसे आपने बोल दिया, रॉबर्ट वाड्रा बिजनेस में है, जेन्युइन लोग ये कह सकते हैं। अरे अभी क्योंकि यहाँ आप लोग मीटिंग कर रहे थे, इस दौरान पूरे देश में टीवी चैनलों के ऊपर ये बड़ी हेडलाइन चल रही थी। पहली बात आपने उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, पर सवाल ये है प्रशांत भूषण बाकी बिजनेसमैन की उन दोनों ने किए हैं डॉक्यूमेंट, अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है। पर सवाल ये है कि बाकी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की कोल माइंस ले ली, उनके नाम भी अखबार में आते हैं, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट ना बाबा रामदेव लाते हैं ना कोई और लाता है। तो ये आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? देखो मैंने हमेशा बोला, बैंकर्स एंड मेगा कैपिटलिस्ट, ये दो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस लोग हैं। बैंकर्स एंड मेगा कैपिटलिस्ट, और इनसे दुनिया को बचाना पड़ेगा। यही सब ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक करते हैं और पूरी दुनिया का ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इसलिए ये एक का नाम क्या लेना है, इसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ बहुत है। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा इस देश को किस पार्टी से? सबसे ज्यादा खतरा इस देश को बुरे पॉलिटिशियंस और उन बुरे पॉलिटिशियंस में एक तो होते हैं नीचे वाले छुट भैये लोग, एक होते हैं माफिया लोग। इसलिए बाकी जगह भी दामन पर दाग बहुतों के लगे हैं, लेकिन वो जिद्दी दाग नहीं है। कुछ दाग ऐसे होते हैं जिनकी साफ होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे दाग हैं जो मिट सकते हैं, मतलब दाग हैं जो मिट ही नहीं सकते। नहीं, उनको उनकी धुलाई की जा सकती है। एक बात मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार कहते हैं बाबा जी डर भी जाते हैं। मेरे को एक बार आपने कहा था कि मेरे बारे में जो मर्जी करते रहे, मैं किसी महिला से अकेला नहीं मिलता, कहा था ना आपने एक मर्जी की बात। मुझसे तो आपकी धर्मपत्नी सहित सब बहनें बहुत प्यार करती हैं, और मेरे कार्यक्रमों में करीब कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50% बहनें बेखौफ आती हैं, और आज तक
किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत के ऊपर किसी को हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई, तो ये मेरी प्रामाणिकता है और मैं सब बहनों से प्यार करता हूँ। लेकिन आप लोग जिसको प्यार कहते हैं वो आप जानो और आपकी दुनिया जाने। हम लोग तो बाबा को प्यार करना जानते हैं पर नहीं जानते लगता। आपका प्यार आपको कबूल। बाबा जी आप हमारे पर कार्यक्रम में आए, आपने बड़ी दशा दी हम लोगों को। आपके भक्त भी यहाँ पर बहुत हैं, जो आप कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, ऐसे लोग आपके भक्त भी मानते हैं। जैसे आज तक मैंने प्रामाणिकता के साथ निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा की, आगे भी निस्वार्थ निष्काम भाव से बेधड़क होकर के सेवा करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने ये सारा परिवर्तन हो जाए। आपको भी जैसे मौके दे दूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप आगे भी आते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की लॉन्चिंग के ऊपर हमारी एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत हेलो।